Hello friends, welcome back. This is Sachin Pandey and I welcome you all once again in my YouTube channel The English Maestro. We were continuing with the topic figures of speeches, and in my previous video we have already discussed about certain important figures of speeches such as simile, metaphor, personification, hyperbole, alliteration and repetition. If you have not watched my previous video till now, please watch it, share, subscribe and comment. ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीचेस कवर की हैं और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एलिट्रेशन और रेपिटेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और अक्सर बच्चे एलिट्रेशन रेपिटेशन में कंफ्यूज करते हैं, तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है और आप एलिट्रेशन और रेपिटेशन में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो प्लीज हमारे पिछले वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडेज फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एसोनेंस। एसोनेंस जिसे हम स्वर साम्यता भी कहते हैं, वोवल स्वर, जैसा देखो स्वर लग गया मतलब वोवल। आप ट्रिक से समझिए, किसी चीज को रटने के चक्कर में मत पड़िए। क्रैमिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, डोंट बी अ क्रैमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इफ यू अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन लर्निंग। सो एसोनेंस इज अ फिगर जिसे हम वोवल राइम भी कहते हैं। द रेपिटेशन ऑफ सेम वोवल साउंड विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इन अ सेंटेंस। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या किसी सेंटेंस में सेम वोवल साउंड रिपीट हो रहा हो, ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वोवल्स, अगर वो वोवल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस हो जाएगी, स्वर साम्यता हो जाएगी, स्वर वोवल्स होंगे। फिर समझ लीजिए, रेपिटेशन ऑफ सेम वोवल साउंड विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, he sells the wedding bells, he sells, देखो sell e का साउंड, sells wedding a, he sells wedding bells, देखो e का साउंड, a का साउंड, वोवेल का साउंड, स्वर निकल रहा है, he sells the wedding bells। या how's your cow now, how o देखो how o, your cow now, ओ साउंड रिपीट हो रहा है, वोवल साउंड रिपीट हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस। या अगला एग्जांपल देखिए, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। देखो रेन, चाहे ए ले लिए चाहे ए आई, दोनों को ले लीजिए आप। रेन, ए का साउंड देखिए, वोवल साउंड आ रहा है, रेन ए, रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। Same vowel sound is repeated more than one time in a group of word, in a phrase or in a sentence. तो वहां पर figure of speech हो जाएगी assonance. I hope I am clear to you all. Assonance का अपोजिट चलता है consonance. दोनों में जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। Assonance में सेम vowel साउंड, vowel राइम है, और कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। सेम वही, उसी डेफिनेशन को आप कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर दीजिए। रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन अ सेंटेंस, यहां पर रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड विद इन अ सेंटेंस और इन अ फ्रेज। जैसे क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। देखिए यहां भी क जो व्यंजन था, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, सेंटेंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। देखिए क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, के के देखो व्यंजन का साउंड आ रहा है। अगला देखो, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अर्ली देखो आर, अर्ली बर्ड, आर का साउंड, कैचेस द वर्म, देखो आर का साउंड रिपीट हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉन्सोनेंस। I hope assonance and consonance, these two figures of speeches are clear to you. We'll move to the next figure of speech.
Number 8th figure of speech is anaphora. So let us discuss anaphora. Anaphora is a figure of speech in which a word or group of words is repeated at the beginning of two or more successive clauses or sentences. ध्यान रखेंगे बेटा, रेपिटिशन, एलिट्रेशन, एनाफोरा, इन सब में कहीं ना कहीं डिफरेंस है. रेपिटिशन में सेम वर्ड रिपीट तो होता था बट वो कहीं भी आ जाता था, लेकिन एनाफोरा में ऐसा नहीं है. एलिट्रेशन में सेम लेटर रिपीट होते थे कॉन्सोनेंट साउंड वाले. फिर आपने एसोनेंस क्लियर था, एसोनेंस में वोवेल साउंड आता था, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड आता था. एनाफोरा में देखिएगा, आई एम टेलिंग यू हाउ एनाफोरा इज डिफरेंट फ्रॉम रेपिटिशन. रेपिटिशन में रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, दे कैन फॉल एनीवेयर, दे कैन कम एनीवेयर. लेकिन एनाफोरा में जो वर्ड्स आएंगे, जो फ्रेजेस आएंगे, वो या तो बिगिनिंग में आएंगे क्लॉजेस की, या फ्रेजेस या सेंटेंसेस के बिगिनिंग में ही आ जाएंगे, या तो सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे, या तो क्लॉजेस या फ्रेजेस के स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे. वो कहीं भी नहीं, स्टार्टिंग में ही आएंगे. जैसे देखिए फ्रेजेस, देखिए एवरी डे, एक फ्रेज हुआ, एवरी से स्टार्ट हुआ. देखो एवरी डे, एवरी नाइट, स्टार्टिंग में ही आएगा. एवरी डे, एवरी देखो रिपीट हो रहा है, एवरी यहां भी, एवरी यहां भी. एवरी डे, एवरी नाइट, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. अगला देखो, टेल देम टू बी गुड. देखो अगर आप इसको देखो, स्टार्टिंग देखो, टेल देम टू बी गुड, टेल देम टू फॉलो देयर एल्डर्स, एंड टेल देम. देखो सारे क्लॉजेस के आप देखो पहले ही टेल देम, जो फ्रेज है ये पहले ही फॉल हो जा रहा है, स्टार्टिंग में ही आ जा रहा है. टेल देम, टेल देम, टेल देम टू माइंड देयर मैनर्स. फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा. ही केम, देखो ही स्टार्टिंग में आ गया, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड. लेकिन रेपिटेशन में वर्ड कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी फॉल हो सकते हैं. या कई बार आपने पोएट्री के स्टैंजास देखे होंगे कि जो पोएट्री के स्टैंजास होते हैं, चाहे वो क्वाट्रेन में हो, 4 लाइन के हो, चाहे वो कपलेट हो, 2 लाइन के हो, चाहे वो सेस्टेट हो, 6 लाइन के हो, चाहे वो ऑक्टेव हो, 8 लाइन्स के हो. आपने जरूर नोटिस किया होगा कई बार स्टैंजास के जो पहले वर्ड्स होते हैं वो सेम ही सेम, पहली लाइन एंड से, दूसरी लाइन एंड से, तीसरी भी एंड से स्टार्ट होती है. तो फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा होती है. या इसमें देखो कि देयर इज अ सीजन, टर्न टर्न टर्न, a time to every purpose under heaven, a time to be born, a time to kill, a time to heal. आप देखिए स्टैंजा की पहली लाइन, 4-5 लाइंस जो भी है, सब देखो सेम फ्रेज से बिगिन हो रही हैं, a time, a time. So figure of speech is anaphora. I hope you have understood this. Anaphora. We'll move to the next figure of speech. Today's next and very important figure of speech is 99% स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दीज 3. ये तीनों ही विरोधाभास हैं, तीनों को ही हम विरोधाभास कहते हैं, लेकिन इनके यूजेस, स्ट्रक्चर्स अलग हैं और समझना बहुत ही आसान है. हम लोग सिंपल से ट्रिक का यूज करेंगे, ज्यादा इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बहुत ही आसान है. पहले हम लोग डिस्कस कर लें एक एक करके, फिर मैं सिंपली आपको समझा दूंगा कि तीनों में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें. द नंबर 9 इज पैराडॉक्स, विच इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है. डेफिनेशन इज ओनली वन आइडिया. पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस ओनली वन आइडिया. It expresses a single idea which is self-contradictory. Means a statement, एक ऐसा statement जो self-contradictory है, जिसमें खुद ही विरोधाभास है. एक ही statement होगा, एक single statement होगा which will be self-contradictory. जैसे देखिए, you can save money by spending it. देखो, it is a single idea. You can save money by spending it. आप पैसा बचा सकते हो उसको खर्च करके. देखो कंट्राडिक्शन है, सिंगल सेंटेंस है, you can save money by spending it.
एक ही सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ये अंत की शुरुआत है, अंत की शुरुआत है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। आपको दिख रहा होगा एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है एंड सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। अंत की शुरुआत, एंड बिगिनिंग, अंत की शुरुआत है। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। ये आपके लिए रूल्स हैं और सारे रूल इग्नोर कर दीजिए। एक ही सेंटेंस है, अपने में ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज। एक ही स्टेटमेंट दिख रहा होगा, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। या जॉर्ज ऑरवेल का एक फेमस नॉवेला है, नॉवेल से छोटा नॉवेला होता है, नॉवेल से छोटा होता है, वर्ड लिमिट में, स्ट्रक्चर में छोटा होता है सर, नॉवेला इटालियन वर्ड है। एनिमल फार्म, एनिमल फार्म इज अ नॉवेला रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। उसमें एक स्टेटमेंट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। सो paradox is a figure of speech in which there is only one statement, a single sentence which is self contradictory. नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीमोरॉन। ये भी विरोधाभास है, तीनों ही विरोधाभास कहे जाएंगे। ऑक्सीमो, डिफरेंस कहां पर है देखिए, पैराडॉक्स में अ सिंगल स्टेटमेंट विच इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ऑक्सीमोरॉन में देखिए, हमने यहां लिखा है ऑक्सीज या ऑक्सस, ग्रीक वर्ड है। ऑक्सीज या ऑक्सस का मतलब होता है शार्प, मोरॉन का मतलब डल। यहीं पर आपको दिख रहा होगा शार्प डल, दो अपोजिट चीज है, शार्प डल। ऑक्सीज या ऑक्सस विच मीन्स शार्प, मोरॉन, मोरॉन मीन्स डल, शार्प और डल। बहुत सिंपल, बहुत आसान है समझना। टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, ये दे आर जक्स्टापोज्ड, they are put side by side. Two contradictory words, two opposite words are juxtaposed or put side by side. इसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं। सेंटेंस की बात नहीं की गई, फ्रेजेस की बात नहीं की गई, वर्ड्स की बात की गई। दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आएंगे, साइड बाय साइड आएंगे। जैसे देखिए, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। देखो, सीरियसली फनी, एक साथ आएंगे। दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, दीज टू आर juxtaposed, they are put side by side. लाइफ इज बिटर स्वीट। देखो, बिटर स्वीट, टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ आएंगे। उसमें देखो, एक ही स्टेटमेंट था, सिंगल सेंटेंस था जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी था। इसमें टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स are juxtaposed, they are put side by side. Bitter sweet. This is an open secret. देखो, open और secret, open secret. He is the only honest thief. देखो, ईमानदार चोर, honest thief. Pleasing pain, इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। द इंसिडेंट गेव मी अ प्लीजिंग पेन, कुछ भी कह सकते हो। प्लीजिंग पेन, देखो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, प्लीजिंग पेन। डेफनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाला साइलेंस, ऐसी साइलेंस जो बहरा कर दे। सोचो कितना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, डेफनिंग साइलेंस। ये हुआ ऑक्सीमोरॉन। अब जरा थर्ड को देखते हैं, एंटीथेसिस। तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब। देखिए, एंटीथेसिस क्या है, इसमें टू पैरेलल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आएंगे। ध्यान से देखिए, पैराडॉक्स में देयर वाज अ सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस था जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी था, एक ही सेंटेंस अपने आप में कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा था। ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स आर जक्स्टापोज्ड, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। लेकिन एंटीथेसिस में दो अलग अलग सेंटेंसेस आएंगे, दो अलग अलग ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आएंगे। देखो, टू पैरेलल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, इट प्लेसेस वन आइडिया। दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे, पहले सेंटेंस में कोई दूसरा आइडिया होगा जो दूसरे सेंटेंस के अगेंस्ट में होगा।
एंटीथेसिस में देयर विल बी टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, टू ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, और दोनों में टू आइडियाज होंगे, एंड पहले स्ट्रक्चर का आइडिया दूसरे से कंट्राडिक्ट करेगा। आई होप यू गेटिंग मी। जैसे देखिए, इट प्लेसेस वन आइडिया अगेंस्ट द अदर बाय यूजिंग टू सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। देखो, देयर आर टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। टू आर इज ह्यूमन, गलती करना आदमी का स्वभाव है। टू आर इज ह्यूमन, अर इज गलती करना, एरर से बना है। टू आर इज ह्यूमन, देखो इज एक सेंटेंस, टू फॉरगिव इज डिवाइन दूसरा सेंटेंस आया। दोनों देखो एक दूसरे से अपोजिट हैं कि नहीं, दो अलग अलग सेंटेंसेस आए हैं। इसमें देखो सिंगल सेंटेंस आता था, पैराडॉक्स में एक ही सेंटेंस रहता था, बट एंटीथेसिस में दो अलग अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे। देयर विल बी टू डिफरेंट सेंटेंसेस, टू आर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। और माफ करना, माफी देना ईश्वरीय गुण है। अगला देखो, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस की फेमस लाइन्स है ये। देखो, देयर आर टू सेंटेंसेस। देखो, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स पहला सेंटेंस, एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स दोनों सेंटेंस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जूलियस सीजर में ब्रूटस, याद होगा, आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा। ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस इन हिज स्पीच सेज, रोमन्स को कन्विंस जब करता, जब अपनी व्हेन ही डिलीवर्स हिज स्पीच, वो अपनी स्पीच में कहता है कि आई लव्ड सीजर बट हेटेड हिज एम्बिशन, बट आई हेटेड हिज। देखो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में दोनों सेंटेंस अलग अलग जा रहे हैं। मैं ब्रूटस को तो बहुत, मैं सीजर से तो बहुत प्यार करता था, बट उसकी महत्वाकांक्षा से मुझे नफरत थी। दोनों अलग अलग हैं। देखो, आई लव्ड सीजर बट आई हेटेड हिज एम्बिशन। There are two grammatical structures and both contradict each other. I hope you have got the difference between paradox, oxymoron or antithesis. We'll move to the next figure of speech. We'll move to another important figure of speech which is pun, जिसे हम हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, वही इंग्लिश में पन होता है, PUN, पन। It is a play with words. Pun is a figure of speech which is based on play with words. हम शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों के साथ खेला जाता है। मतलब a word used once, हम एक वर्ड को एक ही बार यूज करेंगे। A word will be used only once but gives more than one meaning. A particular word will be used only once but it will convey more than one meaning. जैसा मैंने कहा, श्लेष अलंकार जिसमें मीनिंग्स चिपकी हुई होती हैं, एक के अंदर कई सारी मीनिंग चिपकी होती हैं। Look at the first example. When the two surgeons started a new surgery, it was a joint operation. When the two surgeons started a new surgery, it was a joint operation. Look at this word joint. जब दो सर्जन्स ने, ऑर्थोपेडिक्स ने जब सर्जरी स्टार्ट की, तो अब यहां पर देखो दोनों ने मिलकर सर्जरी की, ज्वाइंट ऑपरेशन था। यहां पर ज्वाइंट का दो मीनिंग निकल रहा है। इट वॉज अ ज्वाइंट ऑपरेशन बिकॉज दे टुगेदर डिड इट, दे टुगेदर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन। सो ज्वाइंट ऑपरेशन, या हो सकता है बॉडी के किसी मेजर ज्वाइंट का ऑपरेशन रहा हो, शोल्डर का, एल्बो का, नी का, किसी ज्वाइंट का ऑपरेशन रहा हो। तो यहां पर ज्वाइंट का आप देख सकते हो डुअल कॉनोटेशन हो रहा है, डुअल मीनिंग निकल रही है, डुअल मीनिंग है, डबल मीनिंग है। अ टीचर ट्रेन्स द माइंड, अ टीचर ट्रेन्स द माइंड, अ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन। देखो ट्रेन वर्ड, देखो ट्रेन, यहां पर एक वर्ब है। दिस ट्रेन इज वर्ब, इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। अ टीचर ट्रेन्स द माइंड बट अ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन। यहीं पर ट्रेन देखो नाउन की तरह यूज कर ली गई।
एक जगह पर देखो ट्रेन का दूसरा मतलब है एज अ वर्ब यूज किया गया, ट्रेन करना, और वहीं पर दूसरी जगह ट्रेन को एज अ नाउन यूज कर लिया गया। तो ट्रेन का यहां पर डुअल मीनिंग हुआ। फिगर ऑफ स्पीच इज पन। इट्स अ लेम एक्सक्यूज। लुक एट दिस वर्ड लेम। हैंडीकैप, लेम एक्सक्यूज, लगड़ा। लेम एक तो डुअल मीनिंग है, एक होता है लेम एक्सक्यूज मतलब यूजलेस। लेम वर्ड कन्वेज द फर्स्ट मीनिंग दैट इट कन्वेज यूजलेस एक्सक्यूज, ये फालतू का बहाना, यूजलेस। और दूसरा लेम का मतलब एक लगड़ा हो जाता है। तो लेम एक्सक्यूज, लेम हैज अ डुअल मीनिंग। इज लाइफ वर्थ लिविंग, हमारी लाइफ जीने लायक है या नहीं। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। लुक एट दिस वर्ड लीवर। एक साइंस की लैंग्वेज में लीवर पुल्ली का यूज आपने समझा होगा, और दूसरा हमारी बॉडी का एक पार्ट है लीवर। सो यहां पर भी लीवर की दो मीनिंग है। लास्ट सेंटेंस देखो, लेट अस नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। लेट अस नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हियर द वर्ड आर्म हैज डुअल मीनिंग। फर्स्टली इट रेफर्स टू आवर हैंड्स, आर्म्स, इट रेफर्स टू आवर हैंड्स। दूसरा इट रेफर्स टू वेपन। यहां पर आर्म का मतलब वेपन से भी है। हमें हाथ पांव नहीं हिलाना चाहिए या हमें वेपन का भी यूज नहीं करना चाहिए। सो फिगर ऑफ स्पीच इज पन। आई होप यू गॉट इट। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 13 इज लाइटोटिस, जिसे आप कटाक्ष कहते हो, कटाक्ष करना, लाइटोटिस। कटाक्ष करना कई बार होता है। आपने सर, हम कहते कोई चीज हैं, हम पॉजिटिव चीज दिखाने के लिए, पॉजिटिव चीज दिखाने के लिए हम नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। जैसे कई बार आपने सुना, आपने कहते सुना होगा, तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे नहीं हो, मतलब अच्छे हो, इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया। तो अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो क्या? बहुत सुंदर नहीं हो, मतलब ठीक ठाक हो। तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ पॉजिटिव आइडियाज। देखो, अ नेगेटिव स्टेटमेंट, कटाक्ष जैसा हमने कहा, लाइटोटिस। लाइटोटिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अफर्म अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। यूज ऑफ नॉट, नॉट मतलब नेगेटिव चीज, हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं पॉजिटिव चीज को दिखाने के लिए। लाइटोटिस, फॉर एग्जाम्पल, दिस नॉवेल इज नॉट टू बैड। दिस नॉवेल इज नॉट टू बैड मतलब ठीक ठाक है, इतनी भी बुरी नहीं। देखो, हम ये भी कह सकते थे यार नॉवेल ठीक ठाक है, अच्छी है, बट हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया, दिस नॉवेल इज नॉट टू बैड। हिज डिसीजन वॉज नॉट द वर्स्ट, उसका डिसीजन इतना भी बुरा नहीं था, मतलब ठीक था, अच्छा था, अच्छा ठीक ठाक था, बट हमने यहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया, हिज डिसीजन वॉज नॉट द वर्स्ट। या द सोर्ड वॉज नॉट यूजलेस टू द वॉरियर, तलवार जो थी योद्धा के लिए यूजलेस नहीं थी, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे, द सोर्ड वॉज यूजफुल टू द वॉरियर, बट हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया, द सोर्ड वॉज नॉट यूजलेस टू द वॉरियर। योर हैट इज नॉट टू शैबी, तुम्हारी जो हैट है इतनी भी बुरी नहीं, इतनी भी गंदी नहीं दिख रही है। नॉट मतलब अच्छी, ठीक ठाक दिख रही है। योर हैट इज नॉट टू शैबी मतलब it is all right, it is looking all right. So we use negative statement to affirm a positive sentiment. The figure of speech will be laitotis. Today's second last figure of speech is, and very important figure of speech, transferred epithet. जरा मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से। ट्रांसफर्ड एपिथेट, बेटा एपिथेट का मतलब यहां पर, एपिथेट होता है एडजेक्टिव, 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 एपिथेट बोलते हैं एडजेक्टिव को, मतलब एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं। देखो डेफिनेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम वन नाउन टू अदर। एडजेक्टिव क्या होता है? आप जरूर पढ़े होंगे आपने कि adjectives are those words that qualify noun or pronoun, that tell the quality of noun and pronoun. But यहां पर हम adjective को ही ट्रांसफर कर देते हैं एक नाउन से दूसरे नाउन पर। adjective is transferred from one noun to other. जैसे देखो, I had a restless night. किसकी नाइट रेस्टलेस थी? देखो,
आई की ना, आई सब्जेक्ट था, नाउन था, बट यहां पर जो रेस्टलेस था, रेस्टलेस इज एडजेक्टिव, यहां पर आई को क्वालिफाई ना करके किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाइट को। नाइट भी तो नाउन है। सो रेस्टलेस नाइट, ऐसा लग रहा है नाइट रेस्टलेस है, बट एक्चुअल में नाइट रेस्टलेस नहीं है। रेस्टलेस कौन है? आई। सो एडजेक्टिव हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नाउन टू द अदर नाउन। अगला देखो, नंबर सेकेंड, लेट्स मार्क इट। नंबर 2, दिस इज नंबर 3, ठीक है। आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार्स। अभी मैं कहूं आई सॉ या थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार्स आर रनिंग ऑन द रोड्स, क्या कार सेल्फिश हैं बेटा? कार सेल्फिश होती हैं? नॉट एट ऑल। कार ड्राइवर्स सेल्फिश होते हैं। तो यहां पर देखो, सेल्फिश इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया पहले नाउन से दूसरे नाउन कार की तरफ। थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार्स आर रनिंग ऑन द रोड्स एवरी डे। कार ड्राइवर सेल्फिश है, ना कि कार्स सेल्फिश है, ना एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया। अगला देखो, शी हैड अ टेरिबल डे। ऐसा लग रहा है जैसे डे टेरिबल था, डे टेरिबल, शी हैड अ टेरिबल डे। सो टेरिबल इज एडजेक्टिव, शी के ऊपर ट्रांसफर ना होकर के कहां ट्रांसफर कर दिया गया? इस नाउन पर, डे की तरफ। सो फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। I hope you all have got it. Last but not the least, today's last figure of speech is enjambment. Another important figure of speech, enjambment. बहुत सिंपल समझना है। enjambment में क्या होता है बेटा? कि हम किसी सेंटेंस को विदाउट अ लाइन ब्रेक, विदाउट यूजिंग फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन्स, बिना पंक्चुएशन का यूज किए हुए हम कंटिन्यू करते जाते हैं। मतलब वो सेंटेंस फर्स्ट लाइन में एंड ना होकर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन तक जाकर के एंड होता है। जैसे द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ ब्रेक, इट कंटिन्यूज अप टू द लास्ट और नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन। सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आपने कभी पढ़ा हो, क्लास 10th की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, उसमें फुल स्टॉप या कोई फुल स्टॉप एकदम लास्ट में यूज किया गया है। दैट पोएम इज रिटन अ सिंगल सेंटेंस, दैट पोएम इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ लाइन ब्रेक। यहां मैं एग्जांपल नहीं लिख पाया हूं, स्पेस की शॉर्टेज है, बट मैं फिर से क्लियरली समझा रहा हूं आपको कि सेम सेंटेंस पोएट्री में, स्टैंजाज में आप देखोगे, सेम सेंटेंस कंटिन्यूज अप टू द नेक्स्ट लाइन without using any comma or any punctuation or without a line break, figure of speech becomes enjambment. एग्जाम्पल हमने बता भी दिया आपको। या अगर आपने पोएम पढ़ा हो क्लास 12th में, माई मदर एट 66, क्लास 10th में डस्ट ऑफ स्नो, आप इन पोएम्स को एक बार देखिए। दे कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी लाइन ब्रेक. So my friends, I hope you have understood these important figures of speeches, and if you like my videos, please share, subscribe and comment. See you soon in my next videos. Happy learning.